हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो आई होप आपने कल की क्लास को अटेंड कर लिया होगा। जिन्होंने भी जो है ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्लास डेली 3 बजे हो रही है, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग डेली मेरे साथ 3 बजे की क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही जितने भी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट करके आइएगा, आपका एग्ज़ाम बेस्ट होगा और क्वालिफाई भी होगे। अपने पे भरोसा रखिएगा। अगर जिन्होंने भी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू दोनों अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, उनका 100% सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपने वही पढ़ा है जो सीटेट वेरीफाई करता है। क्योंकि सीटेट ने प्रीवियस के क्वेश्चन और साथ में एनसीईआरटी दो चीज़ों से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये दोनों काम किए हुए हैं तो आपका 100% क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें बताया ये गया है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या ये आपका किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है जब तक क्वेश्चन निगेटिव ना पूछा गया हो। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है तब तो ये हो सकता है, क्योंकि मैंने टैग वर्ड की भी क्लासेस बनाई हुई है, जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टैग वर्ड आपको बहुत मदद करेंगे। अगर आपका पेपर छूट रहा हो, कम टाइम बचा हो, तो भी आप टैग वर्ड की मदद से क्वेश्चन सारे कर लोगे। अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न हो रही है, आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि सीटेट में ऑप्शन तो जो दिए हुए होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट सही है सेकंड सही है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप टैगवर्ड की मदद से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो जो है टैगवर्ड की क्लास जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज़ जाके कर लीजिएगा, आपको सच में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या आपका नहीं होगा। रूढ़िबद्ध धारणाओं को जो है, यानी रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देना, यानी जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं आप उसको और अप्रिशिएट कर रहे हो, बल्कि हमको उनको कम करना है। यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है उसको क्या है, हमको कम करना है, बल्कि उसको बढ़ावा नहीं देना। क्योंकि जो जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि जो समाज में रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हैं कि लड़कियां यही कपड़े पहनेंगी, लड़कियां जो है लेट नाइट घर नहीं आ सकती, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां जो है लाउड हंस नहीं सकती। ये सब क्या है, ये समाज ने निर्धारित किया, ये पर्टिकुलर किसी बुक में नहीं लिखा। ज़्यादातर आपने देखा होगा, ये लोगों से सुना होगा जिसमें कहते हैं लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती है। अब इसका कोई साइन जो है प्रैक्टिकली तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि लड़कियों को शायद उतना जो है मैथ में इतना इंटरेस्ट ना हो, या फिर हो सकता है उनको इतना जो है प्रैक्टिस करने का मौका ना दिया गया हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन क्या है जो है ये सदियों से चली आ रही धारणाएं हैं कि जो है लड़कियां वीक में जो है मैथ में वीक होंगी। तो इसका सबसे बड़ा जो है अच्छा एग्जाम्पल है जो है शकुंतलम। तो ये यानी कि जो सदियों से चली आ रही धारणाएं हैं, क्या है, रूढ़बद्ध धारणाएं, इनको हमको बढ़ावा नहीं देना बल्कि कम करना है। जो है आगम में जो है इमारती ढांचा, ये भी आपका नहीं होगा कि जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आप बहुत अच्छी जो है इमारतें दे रहे बनवा रहे हो, ये नहीं होगा। आंसर यहाँ पर होगा विविधता को स्वीकृत, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस बना हुआ है समाज में, जो डिफरेंसेस हैं समाज में, हर एक दूसरा व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न है। अगर फैमिली में 4 लोग भी रहते हैं तो भी वो 4 लोग एक दूसरे से डिफरेंस हैं। रीज़न ये है कि जो हेरिडिटी है और प्लस इन्वायरमेंट है। क्योंकि हेरिडिटी की वजह से हम शेप और साइज में चेंज होते हैं, लैंग्वेज यानी जो आवाज़ होती है उसमें डिफरेंस रहता है, इन्वायरमेंट की वजह से हमारा तौर तरीका, रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, ये सब डिफरेंस रहता है। तो जो व्यक्तिक विभिन्नता बनी हुई है उसको आप इंक्लूड करोगे, उसको आप स्वीकार करोगे, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि ऐसी क्लासरूम जिसमें हर प्रकार का बच्चा जो है इंक्लूड किया जाएगा। उसको आप ना आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग करोगे, ना उसकी मदर टंग के जो है सिचुएशन पे आप उसको अलग करोगे, यानी किसी भी सिचुएशन में आप उसको अलग नहीं करोगे बल्कि उसको इंक्लूड करोगे। तो जो व्यक्तिक विभिन्नता है उसको आप ऐड करोगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए।
ठीक है, ये बताया गया। यानी कि सुविधा वंचित समूह, यानी ऐसे समूह से जो बच्चे आए हुए हैं जिनको बहुत अच्छे रिसोर्स नहीं मिले, जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली, तो ऐसे बच्चों को क्या कहा गया है, आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, यानी उनकी क्या बेसिक नीड है उसको संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, जो कि क्या है, यानी कि ये आदर्शन दिया गया है। अब रीजन दिया गया है कि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत जो है विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना जो है औसत विद्यार्थियों को आप ध्यान में रखते हुए कर रहे हो। ठीक है, और ये जो बताया गया कि आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ मुझे, क्योंकि औसत विद्यार्थी यानी जिनको कम आता है, आप उनकी भी बेसिक नीड को समझोगे और फिर उसको ध्यान में रखते हुए उनकी लर्निंग करवाओगे। तो यहाँ पर आदर्शन भी सही दिया गया और रीजन भी सही है। और जो है सुविधा वंचित समूह से जो बच्चे आते हैं जिनको बहुत सारे रिसोर्स प्राप्त नहीं हुए हैं, तो एज अ टीचर के रूप में जो है आपको पता होना चाहिए कि हाँ बच्चा जो है इस बैकग्राउंड से रहा है, तो आप उसको उस हिसाब से इंक्लूड कर लोगे, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि पठन वैफल्य किस प्रकार की जो है विकलांगता है, यानी कि जो डिसलेक्सिया है वो किस प्रकार की विकलांगता है ये बताना है। पहला है अधिगम विशिष्ट, या फिर संवेदी, या फिर व्यवहारात्मक, या फिर गत्यात्मक। तो पठन वैफल्य का मतलब होता है कि डिसलेक्सिया, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, बच्चा 9 को 6 पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, क्योंकि उसको जो है समझ में ही कम आ रहा होगा। वो 9 को जब 6 समझ रहा है तो वो 6 ही पढ़ेगा, यानी कि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो उसमें कौन सा जो है विकार है, अधिगम विशिष्ट, यानी कि बच्चे को पढ़ने में समस्या है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। संवेदी नहीं होगा, व्यवहारात्मक भी नहीं होगा, न मोटर होगा, यानी गत्यात्मक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको पढ़ने संबंधी विकार हो रहा है, ना कि उसको चलने में प्रॉब्लम है। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सवाल जो है स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। स्वालीनता जो है ऐसे बच्चों में होती है जिनको जो है ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है, वो जो है अपने में ही मगन रहते हैं। अगर उनके इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंजमेंट हुआ तो वो तुरंत जो है परेशान होने लगते हैं। अगर उनके रूम में भी आपने थोड़ा सा मेज को इधर से उधर कर दिया तो भी उनको दिक्कत होगी। यानी कि जो है स्वालीनता विकार वाले जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता, वो ज़्यादा लोगों से जो है अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो बाधित संप्रेषण है, या फिर दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह है, या फिर उच्च स्तरीय शब्द भंडार है, या फिर परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध है। तो इनमें जो लक्षण है वो कौन सा होगा, तो बाधित संप्रेषण नहीं होता है। ठीक है, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, तो परिवर्तन से ही तो उनको प्रॉब्लम है, जरा सा भी अगर परिवर्तन हुआ तो उनको प्रॉब्लम होगी। उच्च स्तरीय भंडार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ होगा कि परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध है, ये उनका लक्षण है। वो अपने इन्वायरमेंट में जरा सा भी चेंजमेंट नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, उनको जरा सा भी चेंजमेंट पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 जो है 20 में पूछा गया है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो विभिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आप कैसे करेंगे। श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको और जो है श्रेणीबद्ध और कठिनाइयाँ बढ़ाओगे। मानकीकृत निर्देश देकर तो मानकीकृत निर्देश आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि विभिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं, यानी किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को ड्राइंग बनाना पसंद है। तो सभी बच्चे का जब इंटरेस्ट अलग है तो सभी बच्चे के लिए आप अलग अलग रूल फॉलो करोगे, अलग अलग प्रकार से एक्टिविटियाँ कराओगे। केवल सामान्य जो है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करोगे तो केवल सामान्य ही बच्चे इंक्लूड नहीं होंगे, हर प्रकार का बच्चा इंक्लूड होगा।
विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की जो है उपेक्षा करके, तो विभिन्न जो आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उनकी आप उपेक्षा कर रहे हो, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, यानी उपेक्षा करके आप उनकी हर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं तो उनकी विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड है, आप उनको ध्यान में रखते हुए उनकी लर्निंग को बेहतर करोगे। देखिए, जो भी मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर बता रही हूँ, आपके ऑफिशियल आंसर कैसे बता रही हूँ, बिल्कुल भी ये डाउट मत रखिएगा कि आंसर गलत है, क्योंकि जो है मैंने खुद सीटेट किया हुआ है, तो ये मैं समझ सकती हूँ कि आंसर अगर गलत हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इतनी मेहनत से जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगर उसमें भी हमको आंसर गलत मिल रहे होते हैं तो फिर समस्या होती है। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ, ये पेपर है क्योंकि आया हुआ ही प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, और इसकी ऑफिशियल आंसर की सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड भी है, वहाँ से पेपर भी अपलोड है, तो आप वहाँ से जो है आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर 3 बजे जो क्लासेस होती हैं ये ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और जो भी आंसर मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल ऑफिशियल आंसर किसे बताती हूँ, तो ये डाउट मत रखिएगा कि इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। 21 में पूछा गया है कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो हम सीख रहे होते हैं, हमारी लर्निंग जो है तब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है डैश डैश, यानी विषय वस्तु को डैश डैश रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो संदर्भ से हटाकर, यानी कि जो है जिसका संदर्भ से कोई संबंध ही ना हो, मीनिंगफुल ही ना हो, तो ये होगा, या फिर अप्रासंगिक हो, या फिर बहुत ही अमूर्त हो, या फिर संयोजित हो। तो संदर्भ से हटा दोगे जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंग लर्निंग फुल हो ही नहीं पा रही है। आप बात कर रहे हो, जो है क्लास चल रही है हिंदी की, और उसमें एग्जाम्पल आप साइंस के दे रहे हो, तो कहाँ से इंक्लूड करेगा बच्चा? ठीक है, तो ये नहीं होगा। अप्रासंगिक होगा, जिसका कोई रिलेट ही ना कर रहा हो, ये भी नहीं होगा। बहुत ही अमूर्त है, तो बहुत ही अमूर्त में बच्चा कल्पनाएं ही करता रह जाएगा। एटलीस्ट कुछ तो आप प्रेजेंट में जोड़ोगे, कुछ तो मूर्त में जोड़ोगे, जो बच्चे ने देखा हो, बच्चे ने जो है देखा हो, समझा हो, तो एटलीस्ट वो चीज़ों को कनेक्ट कर लेगा। यहाँ पर होगा संयोजित, कि विषय वस्तु को संयोजित रूप में प्रस्तुत करें, कि एटलीस्ट आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चा इंक्लूड कर पाए, वो संयोजित कर पाए, उसमें समाहित कर पाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि एटलीस्ट बच्चा जो मीनिंगफुल लर्निंग तभी हो पाएगी जब बच्चा इंक्लूड कर पाएगा, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएगा। क्योंकि जब हम चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो स्थायी रूप से हमारे दिमाग में भी सेट रहता है और लॉन्ग टाइम चलता भी है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है 22। 22 में पूछा है कि जो है अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? यानी एक टीचर था, टीचर को लगा, ये महसूस हुआ कि जो है वो क्या है, मानचित्र, ठीक है, यानी जो है टीचर पढ़ा रहे थे अंतरिक्ष के बारे में, और उनको ये महसूस हुआ कि जो बच्चे हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है उसके बारे में। तो ऐसे में टीचर कौन सी प्रतिक्रिया करेगा, यानी कि अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, यानी टीचर क्या करेगा, क्योंकि उसको पता चला है कि अंतरिक्ष के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत कर देना चाहिए, यानी कि उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इग्नोर कर देना चाहिए। तो एज अ टीचर के रूप में आपको ऐसा नहीं करना है। इन भ्रांतियों के प्रति अभ्यर्थियों के जो है तर्क जानने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ कराने के लिए निर्देश देना चाहिए कि आपको क्या करना है, रट लेना है, जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करके रट लो। या फिर नकारात्मक पुनर्बलन दोगे कि जो है तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम तो किसी के लायक ही नहीं हो, और साथ में प्रयोग करते हुए उन जो है इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन आपको बच्चे को किसी भी सिचुएशन में नहीं देना है। अगर बच्चे ने गलती भी की है तो भी आप उसको नकारात्मक पुनर्बलन नहीं दोगे। राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा, कि इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानोगे, कि आखिर आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रही है, क्यों गलती हुई है, एटलीस्ट प्रॉब्लम जानने की जो है कोशिश करोगे कि जो है कहाँ पर जो है उसको दिक्कत हो रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 है कि विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो अवधारणाएं हैं उनको आप समझा रहे हो, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये यहाँ पर पूछा गया है। तो विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो वो कम टाइम में भी बेहतर सीखेगा। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, जब हमारे में इंटरेस्ट होता है तो हम बहुत अच्छे से उसको सीख रहे होते हैं और कम टाइम में भी बेहतर सीखते हैं। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ये भी बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि एटलीस्ट बच्चा किस बैकग्राउंड से रहा है, उसका क्या कल्चर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ ये भी इंक्लूड होंगी कि विद्यार्थियों के द्वारा जो चयनित अधिगम शैलियाँ हैं, यानी कौन सी शैली में वो लर्निंग कर रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सही है यहाँ पर, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि फर्स्ट भी सही है, थर्ड जो है सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, साथ ही कल्चर का जो है नॉलेज होना भी ज़रूरी है, अधिगम शैली का भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा है कि रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न जो है व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है, वह जो है को बढ़ावा देना चाहता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक तर्क है, या फिर तार्किक चिंतन है, या फिर कंठस्थीकरण है, या फिर अनुकूल जो है अनुकरण है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले ही बात यहाँ पर हुई है कि अन्वेषण करते समय प्रयोग और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान, यानी एक्टिविटी भी हो रही है, अप्लाई भी किया जा रहा है। तो वैज्ञानिक तर्क तो होगा ही, कंठस्थीकरण होगा नहीं, अनुकरण भी नहीं होगा, क्योंकि कंठस्थीकरण अगर आप कर रहे हो तो प्रयोग नहीं हो पाएगा, यानी अप्लाई भी नहीं होगा, ना तो खोज होगी। ठीक है, अनुकरण भी नहीं होगा, यानी थर्ड भी गलत और फोर्थ भी गलत। फर्स्ट एंड सेकंड सही, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जो है वैज्ञानिक तर्क में जो है अन्वेषण आता है और साथ में प्रयोग भी होगा, ये इंक्लूड होगा। तार्किक चिंतन भी इसी के माध्यम से इंक्लूड किया जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन से ही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 25। 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। यानी कि अध्यापक के द्वारा अपनाई गई कौन सी ऐसी लर्निंग की प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। तो व्याख्यात्मक है, या फिर पूछताछ है, चर्चाएं हैं, खोज या अन्वेषण है। तो डिस्कवरी की वजह से, यानी डिस्कवरी की वजह से बच्चा एक्टिव होगा और बच्चा इंक्लूड भी होगा, साथ ही जो है उसका 100% उसमें पार्टिसिपेट होगा, तो इसमें तो बच्चा एक्टिव होगा। चर्चाओं में भी बच्चा इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि साथ में वो डिस्कस कर रहा होता है और उसका दिमाग जो है वो भी एक्टिव रहता है। ठीक है, पूछताछ में भी बच्चा एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, हर चीज़ को ध्यान में रखेगा। यहाँ पर पूछा गया है कम महत्व देती है, यानी बच्चा कम इंक्लूड है, तो व्याख्यात्मक होगा। लेक्चर में क्या होता है, बच्चा निष्क्रिय रहता है और टीचर एक्टिव होता है, क्योंकि टीचर तो लेक्चर दे रहा है, बच्चा आराम से सुन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो निष्क्रिय है, बल्कि क्या है, टीचर एक्टिव है। ये जो है निजी क्लासों में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ये जो है 9th to 10th हो गया, बाकी जो ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ होती हैं उसमें ये सही रहता है, क्योंकि वहाँ उस लेवल पर बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उनके माइंड सेट एक जो है बन चुका होता है, एक अंडरस्टैंडिंग उनकी बिल्ड हो चुकी होती है। तो व्याख्यात्मक जो अधिगम होता है या फिर लर्निंग जो है, इसमें क्या है, बच्चों की भूमिका जो होती है वो बहुत ही कम होती है, बाकी सब में तो रहती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया था, तो इसीलिए नेगेटिव का जो होगा, नेगेटिव ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। अगला है 26, जिसमें पूछा गया है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए जो है काम करने को प्रेरित करती है। यानी जो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन, और इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो आपका आंतरिक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का रीज़न बाहर होगा। यानी इंटरनल मोटिवेशन इसलिए जो है मतलब लॉन्ग टाइम चलता है, क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है,
इसका रीज़न आपको अंदर देखने को मिलेगा। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ये लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, क्योंकि इसका रीज़न बाहर होता है, क्योंकि ये कुछ ही टाइम पुश करेगा। जैसे कि सीटेड, अब आपको सीटेड क्वालिफाई करना है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बोला है कि हम बाइक दिलाएंगे। अब इसका रीज़न क्या है, बाहर है, तो ये लॉन्ग टाइम पुश नहीं करता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, ना कि एक्सटर्नल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है। रीज़न दिया गया है ये कि शिक्षकों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक जो है ये बेस्ट माना जाता है। अब जैसे गिटार बजाना पसंद है, अब गिटार बजाना पसंद है क्या है, एक आन जो है यानी कि इंटरनल मोटिवेशन है। अब इसके लिए कोई अगर पैसे दे रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे रहा तो आप वैसे भी उसको बजा रहे हो क्योंकि आपको पसंद है। तो ये लॉन्ग टाइम चलता है, जिसका रीज़न अंदर होता है, और जिसका भी रीज़न बाहर है वो लॉन्ग टाइम पुश नहीं करता है। तो हमेशा जो है हमको बच्चों को क्या है, इंटरनल मोटिवेशन के लिए अब जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो आर जो है वो गलत हो जाएगा, बट ए जो है वो सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकंड, कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है, ए आर की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। देखिए इसमें आर तो गलत है, ए तो बिल्कुल कंफर्म है कि सही है। शिक्षकों को आंतरिक रूप से विपरीत करने के स्थान पर बाह्य रूप से विपरीत करना चाहिए। आर यहाँ पर गलत है, बट यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हैं। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में सेकंड ऑप्शन गिवन है, तो हमको सेकंड के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सीटेट ने फाइनल वेरीफाई किया हुआ है वही वो फाइनल मानते हैं। फिलहाल के लिए ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, तो हो सकता है मे बी इसका जो आंसर है वो सभी को 1 नंबर का बोनस में मिला होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 में पूछा गया है कि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हुई है। तो अब सारी चिंतन अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग जब डेवलप होती है तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। केंद्रित जो है ध्यान, या फिर सदृश्य मूलक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्यात्मक स्थिरता। रीज़न ये है कि सभी के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, जब सभी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं तो सभी का सोल्यूशन भी एक ही नहीं होगा। तो इसी को जो है आप बहिष्करण करोगे, यानी इसकी जो है आवश्यकता नहीं है। बाकी डाइवर्जन थिंकिंग आपका इंक्लूड करोगे, क्योंकि डाइवर्जन थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जो है हर पक्ष के बारे में आप जो है सोच पा रहे हो, तर्क वितर्क कर पा रहे हो। ठीक है, राइट आंसर जो होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 में पूछा है कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। ठीक है, वह जो है योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह जो है विचारधारा किस स्थिति को जन्म देती है, अधिगम असहायता है, या फिर मस्तिष्क जो है सुदृढ़ता है, उच्च स्तरीय स्व असीमता है, या फिर संबंधता का जो है भाव है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसने ये माना कि जो हमारी असफलता है वो इस वजह से हुई कि हमारी योग्यता की कमी थी, यानी मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या फिर मेरी योग्यता इतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा कि अधिगम असहायता है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। 29 है, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे। ये नहीं होगा। उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, या फिर उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकर्षित करे। तो ये भी नहीं होगा। केवल उच्च स्तरीय, ये भी क्या है, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि केवल या फिर ओनली ये क्या है, निगेटिव सेंस में जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि उनके पूर्व ज्ञान यानी उनका जो प्रीवियस नॉलेज है, और साथ ही स्कीमा स्कीमा जो है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जिस भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी हम जो है चीज़ को पहचान पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है तो प्रीवियस नॉलेज और साथ ही स्कीमा के द्वारा ही जो है
हम प्रस्तुत कर पा रहे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट है। घोषणात्मक ज्ञान किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, या फिर युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, या फिर मुख्य ज्ञान क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना, या फिर समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा कि क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना। ठीक है, यानी इसमें जो है डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने कल की क्लास को ज्वाइन किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। जिनका भी 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर अटेंड करिएगा। बाकी सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है। टीचिंग से रिलेटेड भी आपको सारी अपडेट मिलती है, तो जो है चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।